आज हम एक ऐसे जिले की पड़ताल करने जा रहे हैं जहां आस्था के शिखर आसमान को छूते हैं और जमीन के नीचे दबी ऊर्जा ने दशकों तक देश को रोशन किया है। और अब वही जगह सूरज की रोशनी से अपना भविष्य लिखने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह की जगह पर परंपरा और भविष्य दोनों साथ साथ चल रहे हैं। स्रोतों में एक तस्वीर भी है। एक तरफ विश्व प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ मतलब संबित शिखर जी, और दूसरी तरफ सोलर पैनल्स। बिल्कुल। ये वाकई में दो अलग अलग दुनियाओं को एक फ्रेम में ले आता है ना? पर मेरा सवाल यह है कि क्या ये दोनों पहचानें शांति से एक साथ रह सकती हैं या इनमें कोई टकराव भी है? यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है, और इसका जवाब हमें गिरिडीह के भूगोल, इतिहास और आज की सच्चाइयों में मिलेगा। देखिए, आध्यात्मिक द्वार के रूप में ये जैनियों का मक्का है। आदिवासियों के लिए ये मरांग बुरू है। मरांग बुरू मतलब उनके सबसे बड़े देवता का घर। हाँ, बिल्कुल। और भविष्य के ऊर्जा द्वार के रूप में ये नवीकरणीय ऊर्जा में एक मिसाल कायम करने जा रहा है। ये तीनों धागे आपस में कैसे उलझे हैं, यही समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत जमीन से ही करते हैं, इसकी भौगोलिक बनावट से। नाम ही है गिरिडीह। हाँ, गिरी यानी पहाड़। तल से 1365 मीटर मतलब लगभग 4500 फीट। काफी ऊंचा है। और ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। इसकी सीमाएं बिहार से लेकर झारखंड के कई बड़े जिलों जैसे धनबाद, बोकारो, हजारीबाग तक फैली हुई हैं। तो भौगोलिक रूप से ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर है। बिल्कुल। पहाड़ों के साथ तो नदियां भी होती हैं। हाँ। तो यहाँ की जीवन रेखा कौन सी नदियां हैं? यहाँ की मुख्य नदी है बराकर। उसरी नदी भी बहुत प्रसिद्ध है, जिस पर बना उसरी जलप्रपात एक मशहूर पर्यटन स्थल है। अच्छा। लेकिन एक नदी का जिक्र वो बहुत खास है, सकरी नदी। सकरी नदी, उसमें क्या खास है? दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोतों के अनुसार रामायण में इस नदी को सुमागदी कहा गया है। सुमागदी, अरे वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि इस इलाके का इतिहास सिर्फ कुछ 100 साल पुराना नहीं बल्कि पौराणिक काल तक जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि समय की एक धारा है जो हमें सीधे रामायण काल से जोड़ती है। ये इस जगह की प्राचीनता का सबूत है। और इसी प्राचीन जमीन पर आधुनिक गिरिडीह जिले का जन्म हुआ। स्रोतों के मुताबिक इसका गठन हुआ तो 72 को। हजारीबाग जिले को काटकर? हाँ, हजारीबाग से अलग करके। तो जिला भले ही 1972 में बना हो, लेकिन इसकी कहानी, जैसा आपने कहा, बहुत पुरानी है। मुझे स्रोतों में पचंबा नाम की एक जगह का जिक्र भी मिला। हाँ, पचंबा। उसे गिरिडीह शहर से भी पुराना व्यापारिक केंद्र बताया गया है। सही है। पचंबा की अपनी एक ऐतिहासिक पहचान है। ये दिखाता है कि ये इलाका हमेशा से व्यापार और वाणिज्य का केंद्र रहा है। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम भी इसकी भूमिका रही है। बिल्कुल। दीनबंधु CF एंड्रूज और महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस जैसे लोगों का यहाँ से जुड़ाव रहा है। तो ये जिला सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ऐतिहासिक और बौद्धिक चेतना का भी गवाह रहा है। अच्छा। इतिहास से निकलकर अब जरा आज की प्रशासनिक और सामाजिक तस्वीर को देखते हैं। इसमें 4 सब डिवीजन और 13 ब्लॉक हैं। मतलब प्रशासनिक तौर पर काफी बड़ा और फैला हुआ जिला है। और आबादी के लिहाज से भी 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी करीब 24.5 लाख थी, जो इसे झारखंड का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला बनाती है। हाँ, लिंगानुपात 944 है, जो ठीक है, राष्ट्रीय औसत के आसपास है। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा है जो ध्यान खींचता है। साक्षरता दर। हाँ, साक्षरता दर मैंने भी देखा, सिर्फ 63.14% है। इसे स्रोत में एक चुनौती के तौर पर दिखाया गया है। अब इस आंकड़े को जिले की महत्वाकांक्षाओं के साथ रखकर देखिए। एक तरफ गिरिडीह सोलर सिटी बनने का सपना देख रहा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए तकनीकी रूप से कुशल लोगों की जरूरत होगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ शिक्षा का ये स्तर, ये इस जिले की दोहरी पहचान के बीच का एक बड़ा विरोधाभास है। ये सवाल उठता है कि क्या शिक्षा की ये कमी भविष्य के विकास की रफ्तार में एक बाधा बन सकती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। विकास के लिए सिर्फ नीतियां ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य पर आते हैं। यहाँ 1 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटें हैं। हाल के दिनों में ये जिला राष्ट्रीय राजनीति में भी काफी चर्चा में रहा।
हाँ, खासकर गांडे विधानसभा उपचुनाव की वजह से। कल्पना सोरेन की जीत। बिल्कुल, उनकी जीत ने इसे राज्य की राजनीति का केंद्र बना दिया था। वो सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था, उसने राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर डाला। ये दिखाता है कि गिरिडीह के राजनीतिक जमीन कितनी प्रभावशाली है। और लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत हुई, जो इस क्षेत्र के बदलते राजनीतिक मिजाज को भी दर्शाती है। तो राजनीति की जमीन तो काफी हलचल भरी है। अब जरा उस जमीन के नीचे चलते हैं जहां इस जिले की असली दौलत छुपी है। कोयला और अभ्रक। हाँ, बिल्कुल, गिरिडीह कोलफील्ड्स का जिक्र किए बिना यहाँ की कहानी अधूरी है। यहाँ उच्च श्रेणी का मेटलर्जिकल कोल पाया जाता है। मेटलर्जिकल कोल जी, ये थर्मल कोल से अलग कैसे है? देखिए, ये सिर्फ बिजली बनाने वाला कोयला नहीं है, ये वो कोक बनाने वाला कोयला है जो स्टील उद्योग की रीढ़ है। अच्छा, यानी गिरिडीह की खदानें सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, देश के औद्योगिक ढांचे की नींव भी तैयार करती हैं। और कोयले के साथ साथ अभ्रक यानी माइका, एक जमाने में तो इस पूरे इलाके को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता था, है ना? सही कहा। तिसरी और गांवा जैसे ब्लॉक में मिलने वाला रूबी माइका वो अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। तो एक तरफ कोयले की काली ऊर्जा और दूसरी तरफ अभ्रक की सफेद चमक। हाँ, ये दोनों ही जिले की पहचान रही हैं। हालांकि समय के साथ अभ्रक का उद्योग कुछ धीमा पड़ा, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। खनिजों से आगे बढ़कर अगर यहाँ के दूसरे उद्योगों और खेतीबाड़ी की बात करें तो तस्वीर कैसी दिखती है? खनिज आधारित उद्योगों में स्पंज आयरन और रोलिंग मिल्स का दबदबा है, लेकिन कृषि से जुड़े क्षेत्र भी दिलचस्प है। जैसे मुर्गी पालन में गिरिडीह राज्य के सबसे आगे वाले जिलों में से एक है। अच्छा, ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार देता है। और एक और अच्छी पहल है एक जिला एक उत्पाद योजना, ओडीओपी। हाँ, ओडीओपी। ये सरकार की एक स्कीम है जिसका मकसद हर जिले के किसी एक खास प्रोडक्ट को चुनकर उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। तो गिरिडीह के लिए क्या चुना गया है? गिरिडीह के लिए ये उत्पाद है टमाटर। टमाटर। हाँ, तो यहाँ सिर्फ टमाटर उगाने पर जोर नहीं है, बल्कि उससे जुड़े प्रोडक्ट्स जैसे सॉस, केचप या प्यूरी बनाने के उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कमाल है, ये तो खेती में वैल्यू एडिशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब वापस उस शिखर पर चलते हैं जो गिरिडीह की सबसे बड़ी पहचान है, सम्मेद शिखर जी। ये जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। मान्यता है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पावन भूमि पर मोक्ष प्राप्त किया था। 20 तीर्थंकरों ने? हाँ, और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को भी यही निर्वाण मिला। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा। और पहाड़ी के नीचे जो जगह है मधुबन, वो अपने आप में मंदिरों का एक शहर है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये पवित्र स्थान हाल में कुछ विवादों का केंद्र भी बना रहा। हाँ, और ये विवाद बहुत जटिल है। इसमें 3 पक्ष हैं। 3 पक्ष? एक तरफ जैन समुदाय जो इसे अपना सबसे पवित्र तीर्थ मानता है। दूसरी तरफ स्थानीय आदिवासी समुदाय जो इसे मरांग बुरु यानी अपना सबसे बड़ा देवता मानता है और इस पर अपने पारंपरिक अधिकार का दावा करता है। और तीसरा पक्ष? तीसरा पक्ष है सरकार और पर्यावरण मंत्रालय, जिसने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। मतलब ये आस्था, परंपरा और पर्यावरण के बीच एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन का मामला बन गया है। बिल्कुल, किसी भी एक पक्ष में फैसला लेना लगभग नामुमकिन लगता है और यही गिरिडीह के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सम्मेद शिखर जी के अलावा भी हमारे स्रोतों में कई और जगहों का जिक्र है, जैसे उसरी जलप्रपात, खंडोली डैम, हरिहर धाम। हाँ, हरिहर धाम। हाँ, और ये सभी जगहें प्रकृति और आस्था के संगम को दिखाती हैं। हरिहर धाम जो बगोदर में है, वहाँ भारत के सबसे ऊंचे शिवलिंगों में से एक स्थापित है। खंडोली डैम एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। और एक और खास जगह का जिक्र है खड़गढ़िया में, लंगटा बाबा की समाधि। उसे हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ पारसनाथ पर अधिकारों को लेकर तनाव है, तो दूसरी तरफ इसी जिले में सांप्रदायिक सौहार्द के ऐसे प्रतीक भी मौजूद हैं। वही तो, ये फिर से वही दोहरी पहचान वाली बात सामने लाता है। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो हमारे स्रोत 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान खींचते हैं जो गिरिडीह के आज और कल की कहानी कहते हैं। और वो 3 बिंदु क्या है? पहला,
यही पारसनाथ विवाद, जिसमें जैन आस्था, आदिवासी अधिकार और पर्यावरण की चिंताएं एक त्रिकोण बनाती हैं। दूसरा है महत्वाकांक्षी सोलर सिटी प्रोजेक्ट, जो गिरिडीह को कोयले की पहचान से निकालकर सौर ऊर्जा की पहचान देने का एक बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा है गांडे उपचुनाव के बाद उभरा राजनीतिक परिदृश्य, जिसका असर जिले के विकास की दिशा पर पड़ेगा। तो ये तीनों बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और इन्हीं के इर्द गिर्द गिरिडीह का भविष्य तय होगा। इस सवाल मतलब किसी क्विज की तरह नहीं है, ये तो वो धागे हैं जिनसे गिरिडीह की, आप कह सकती हैं, पूरी कहानी बुनी हुई है। सही बात है। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है, अगर मीटर में देखें तो 1365 मीटर। 1365 मीटर जी, या फिर करीब करीब 4478 फीट। और इसी से जुड़ा लिस्ट में अगला सवाल भी है, मारांग बुरु क्या है? बिल्कुल। हाँ। मारांग बुरु जो है वो इसी पारसनाथ पहाड़ी का आदिवासी नाम है। अच्छा। हाँ, संथाल समुदाय के लिए ये उनके सबसे बड़े देवता का निवास है। मतलब देवताओं का पहाड़। तो एक ही जगह, एक ही पहाड़ और दो समुदायों की इतनी गहरी आस्था उससे जुड़ी है। जी, और यहीं से वो इको सेंसिटिव जोन वाला पूरा विवाद खड़ा हुआ था, जिसका जिक्र हमारे सोर्सेज में है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। पर ये असल में था क्या मामला? देखिए, जब सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए इस इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, तो दोनों ही समुदायों को अपने अपने तरीके से एक खतरा महसूस हुआ। कैसा खतरा? जैन समुदाय को लगा कि इससे पर्यटन बढ़ेगा और उनके पवित्र स्थल की जो शांति है, जो शुद्धता है, वो भंग होगी। वहीं आदिवासी समुदाय को ये डर था कि नए नियमों से जंगल और पहाड़ पर उनके जो पारंपरिक अधिकार हैं वो छिन जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक सरकारी नियम नहीं था, दोनों के लिए ये अपनी पहचान और अधिकारों पर एक हमले जैसा था। ये तो आज का संघर्ष है, लेकिन गिरिडीह की अपनी पहचान कब और कैसे बनी? लिस्ट का अगला सवाल इसी इतिहास से जुड़ा है। ये जिला किससे अलग होकर बना था? ये 1972 में हजारीबाग से अलग होकर बना था। का जो आखिरी सवाल है वो हरिहर धाम के बारे में है। हाँ, और ये गिरिडीह की कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। बगोदर में जो हरिहर धाम है, वहाँ भारत के सबसे ऊंचे शिवलिंगों में से एक है। अच्छा। ये दिखाता है कि पारसनाथ के अलावा भी यहाँ गहरी आस्था है। झारखंड धाम का भी जिक्र है और लंगटा बाबा समाधि का भी, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। तो लेकिन एक और बात जो नोट्स में है वो है कोयला और अब्रक की पुरानी विरासत और अब सोलर सिटी बनने की महत्वाकांक्षा। ये तो बड़ा विरोधाभास है। और यही गिरिडीह की आज की सबसे बड़ी कहानी है। अतीत की पहचान जमीन के नीचे दबे खनिजों से थी और भविष्य की पहचान वो आसमान में चमकते सूरज से बनाने की कोशिश हो रही है।